हेलो दोस्तों, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कालमाला का विशेषण पढ़ेंगे कि कालमाला से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके एमसीक्यू तो नहीं करेंगे आज, लेकिन हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कालमाला होता क्या है। तो सबसे पहले है कि कालमाला का विश्लेषण में कालमाला से संबंधित क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि कालमाला से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि कालमाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे क्या मतलब है। कि कालमाला, काल का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। समय से संबंधित अगर कोई आपको डाटा या समंक दिया जाता है तो हम लोग कालमाला बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि एक श्रेणी में दो चरों में से, मतलब कि दो चर होते हैं। जैसे मान लो कि एक्स होते हैं और एक वाई होता है। तो एक्स में मान लो कि कोई ना कोई समय से संबंधित जरूर होगा। ठीक है, समय से संबंधित होगा, या तो वो वर्ष में होगा, समय से संबंधित वर्ष भी होते हैं, या फिर महीने में होगा, महीने से संबंधित होगा, या फिर दिन से संबंधित होगा, या फिर घंटा से संबंधित होगा, या फिर मिनट से संबंधित होगा। ठीक है, तो काल यही तो होते हैं, टाइम, टाइम के हिसाब से। वर्ष मतलब कि ऐसे मान लो कि एक्स दे दिया हम उन्होंने 2001, 2004, 2005, तो ये हो गया वर्ष के आधार पर। आप समय दे दें, मान लो कि महीने दे दें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने, तो ऐसे करके महीने के अनुसार हो गया। तो कालमाला में लिखा हुआ है कि एक श्रेणी में दो चरों में से एक चर समय के बारे में हो तो उसे स्वतंत्र चर कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जो समय के मतलब के अनुसार हो वो है स्वतंत्र चर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो कालमाला है विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। कि कालमाला समझ लिया कि इसमें एक श्रेणी होती है वो समय से संबंधित होती है। और अब हम लोग करेंगे कि कालमाला विश्लेषण क्या होता है। कि कालमालाओं से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे कालमाला विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं है आप लोगों के लिए समझाने के लिए। उसके बाद है कि विगत तथ्यों मतलब कि जो पुराने तथ्य हैं उनके आधार पर भविष्य हेतु गणितीय प्रारूप बनाना। जैसे कि मान लो हम लोगों को अनुमान लगाना है कि व्यवसाय में, अनुमान लगाना है कि मान लो कि 1, 2, 3, 4 लगातार सालों में मुझे प्रॉफिट हुआ 20,000, 20,000 और 20,000, ऐसे करके मतलब कि लगातार 4 वर्षों में प्रॉफिट हुआ। तो मैंने अनुमान क्या लगाया कि 5वें वर्ष में भी मुझे 20 वर्ष या इससे अधिक प्रॉफिट होने की संभावना है। तो हम लोगों को क्या है कि विगत तथ्यों मतलब कि जो तथ्य हैं उनके आधार पर भविष्य हेतु आगे के गणितीय प्रारूप तैयार करना बनाए जाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं? कालमाला से। तो कालमाला सबसे मेन मुद्दा है पूर्वानुमान करना। ये बात किसमें संबंधित है? ये बात है कालमाला से संबंधित है कि पूर्वानुमान करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कालमाला विश्लेषण क्या महत्व है। मतलब कि जो हम लोगों ने कालमाला विश्लेषण किया है उसका क्या महत्व है। तो उसके बहुत से महत्व हैं हम लोगों की ज़िंदगी में। तो उसके बाद है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो महत्व है वो है सबसे पहले विगत व्यवहार का अध्ययन। जो पिछले व्यवहार हैं उनका अध्ययन करने में भी सुविधा होती है। परिवर्तनों का अध्ययन, आने वाले परिवर्तनों में भी अध्ययन, पूर्वानुमान, मैंने आपको बताया था कि पूर्वानुमान करने में भी अध्ययन का महत्व इसमें है ना। उसके बाद है विगत अनुभव से लाभ भी प्राप्त करेंगे। ये सब महत्व हैं इसकी, ये महत्व बहुत मोस्ट है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। कि उसके बाद है तुलना करने में सहायक भी होते हैं ये कालमाला विश्लेषण। व्यापार चक्र का अनुमान करने में भी सहायक होते हैं। और सार्वभौमिक उपयोगिता, इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि सार्वभौमिक उपयोगिता मतलब कि सभी जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका महत्व जो है किसान को भी है, ठीक है, उपभोक्ता को भी है और उत्पादक को भी है, मतलब कि सभी लोगों को है। तो सार्वभौमिक उपयोगिता है इसकी, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि कालमाला के संघटक होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स पूछा है कि कालमाला के संघटक होते हैं। कौन से संघटक होते हैं? तो एक है दीर्घकालीन परिवर्तन और उसके बाद है अल्पकालीन परिवर्तन। दीर्घकालीन परिवर्तन को उपनीति या फिर स्कॉलर ट्रेंड कहते हैं, ट्रेंड बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है कि जो दीर्घकालीन होता है इसके संबंधित हम लोगों को कुछ क्वेश्चन करेंगे। मतलब कि इसके भी कुछ क्वेश्चन है दीर्घकालीन। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लिखे हुए हैं कि मुझे ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि दीर्घकालीन परिवर्तन, जो आप लोगों को ये कालमाला के संघटक हैं। संघटक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घकालीन और एक होता है अल्पकालीन। दीर्घकालीन वे होते हैं जो 10 से 15 वर्ष के हों और अल्पकालीन वे होते हैं जो 1 वर्ष से अंदर के हों। ठीक है,
अब उसके बाद लिखा है कि दीर्घकालीन परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। दीर्घकालीन परिवर्तन मतलब कि जो दीर्घकालीन परिवर्तन होता है समाज में वो कितने में होता है, तो यह प्रायः 10 से 15 वर्ष के लगभग में होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह लंबी अवधि में किन्हीं समूहों में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति अगर होती है तो वो कौन सी होती है, दीर्घकालीन परिवर्तन की होती है। अब उसके बाद लिखा है कि यदि कोई 20 सालों में, 20 साल मतलब कि दीर्घकाल की बात कर रहे हैं, 30 सालों में अनाज के मूल्यों का अध्ययन करें, मतलब कि 20 साल पुराने हम लोग अनाज के मूल्य करें कि मान लो कहें हम लोग कि पहले हमारे ज़माने में 2001 में इतने किलो, इतने मतलब कि इतने के हिसाब से ये चीज़ आती थी मान लो, तो वो क्या है, वो अध्ययन कौन सा कहलाया, वो है दीर्घकालीन अध्ययन कहलाया। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 7 नंबर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, दीर्घकालीन परिवर्तन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दीर्घकालीन परिवर्तन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दीर्घकालीन मतलब कि सीधी सी बात है 10 से 15 वर्ष के बीच की बात है, तो हम लोग दीर्घकालीन परिवर्तन में आएंगे। अब दीर्घकालीन परिवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति के और एक होते हैं चक्रीय उच्चावचन। तो इन लोगों को भी हम लोग क्लियर करेंगे कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति के क्या होते हैं। तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के होते हैं और ये चक्रीय उच्चावचन होते हैं। चक्रीय उच्चावचन दीर्घकालीन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो उच्च अवधि के होते हैं। चक्रीय उच्चावचन जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कि चक्रीय उच्चावचन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि चक्रीय उच्चावचन से ऐसे उच्चावचन जिनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है लेकिन यह नियमित होते हैं। उच्चावचन मतलब कि जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये ग्राफ है, वो कोई प्रोडक्ट है, तो उसके जो उतार चढ़ाव होते हैं इसे बोलते हैं हम लोग उच्चावचन। ऊपर नीचे होना ये उच्चावचन कहलाता है। ठीक है, तो चक्रीय उच्चावचन ऐसे उच्चावचन जिनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, तो कौन सी होती है, ये दीर्घकालीन चक्रीय और उच्चावचन होते हैं। ये कौन से होते हैं, दीर्घकालीन चक्रीय उच्चावचन। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो चक्रीय उच्चावचन होते हैं वो दीर्घकालीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि अल्पकालीन परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है कि काल माला के 2 संघटक होते हैं। एक होता है दीर्घकालीन और एक होता है अल्पकालीन। ये मैंने दीर्घकालीन पूरा कर दिया है कि दीर्घकालीन भी 2 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार जो लिखे हैं वो है दीर्घ प्रवृत्ति और एक होता है चक्रीय उच्चावचन। अब हम लोग करेंगे अल्पकालीन को। तो अल्पकालीन परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो अल्पकालीन परिवर्तन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मौसमी उच्चावचन, अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो वो अल्पकाल में होता है, क्योंकि हर 3 महीने में मौसम चेंज करता है। 3 या 4 महीने में कहीं अगर एक साल में हम लोगों को 3 ऋतुओं से होकर गुजरना पड़ता है, तो पहले गर्मी, फिर सर्दी, फिर बरसात, तो ऐसे करके मतलब कि 4-4 महीने के होते हैं। अब इनमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं, तो हो सकता है कि कोई गर्मी 6 महीने की हो जाए तो बचे कुछ 3 महीने के और ये भी 3 महीने के, तो ऐसे करके हो सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग अल्पकालीन उच्चावचन। ठीक है, क्योंकि इनके में सर्दी में क्या होता है, कहीं सर्दी ज़्यादा, कहीं सर्दी कम, कहीं सर्दी ज़्यादा, कहीं सर्दी कम, तो ऐसे करके उच्चावचन इनमें भी होता है। तो ये जो उच्चावचन होते हैं मौसम में वो अल्पकालीन होते हैं। अल्पकालीन क्योंकि वो दीर्घकालीन 1 साल तक तो कोई चीज़ रहेगी नहीं। 1 साल तो ऐसा तो है नहीं है कि 1 साल तक लगातार गर्मी रहे या फिर 1 साल तक लगातार सर्दी रहे, तो वो कैसा है, अल्पकालीन है। अल्पकालीन परिवर्तन कौन से होते हैं, मौसमी परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। अब अनियमित परिवर्तन को हम लोग समझेंगे आगे कि अनियमित परिवर्तन में हम लोग कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अनियमित परिवर्तन जिनकी हमें कोई जानकारी ना हो। ठीक है, अनियमित परिवर्तन कौन से होते हैं, जिनकी हमें कोई जानकारी ना हो। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले है कि पूर्वानुमान लगाना एक महत्वपूर्ण तकनीक है। तो पूर्वानुमान लगाना एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये किसकी तकनीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की है, सहसंबंध की है या फिर अपकरण की है, तो आप लोग बताइए कि ये कालमाला की है। कालमाला मतलब कि समय से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो पूर्वानुमान में करेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने आप लोगों को अल्पकालीन बताया 2 प्रकार के होते हैं, एक मौसमी उच्चावचन और एक बताया था कि अनियमित उच्चावचन। उसके बाद लिखा है कि मौसमी उच्चावचन से आप क्या समझते हैं। जब अल्पकाल में कोई परिवर्तन होता है उसे मौसमी उच्चावचन कहते हैं।
प्रायः उच्चावचन में वृद्धि या ह्रास दोनों हो सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि कहीं सर्दी ज़्यादा तो कहीं सर्दी कम, कहीं सर्दी ज़्यादा तो कहीं सर्दी कम। तो ये उच्चावचन कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं वृद्धि हो सकती है तो कहीं ह्रास भी हो सकता है। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद लिखा है, मतलब स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है कि यह प्रायः एक वर्ष के अंदर के होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चक्रीय जो उच्चावचन होते हैं, चक्रीय उच्चावचन वो कैसे होते हैं, एक वर्ष से अधिक के होते हैं, मतलब कि लगभग 10 से 12 वर्ष के होते हैं। अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि मौसमी उच्चावचन कितने होते हैं, तो एक वर्ष के अंदर के होते हैं। ये बात आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बात आप लोग स्टार में इसीलिए मैंने बना दिया है कि ये स्टार लगा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि अनियमित उच्चावचन। मैंने आपको बताया था कि अल्पकालीन उच्चावचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौसमी उच्चावचन और दूसरा होता है अनियमित उच्चावचन। तो अनियमित उच्चावचन जिनका पूर्व में कोई अनुमान ना हो उसे अनियमित उच्चावचन कहते हैं। तो उदाहरण मैंने इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है कि पहले से आप लोगों के लिए लिख दिया है कि भूकंप आना तो अनियमित है, क्योंकि कुछ पता नहीं है, कोई अनुमान नहीं है कि क्या हो सकता है। उसके बाद बाढ़ आना, कोई अनुमान नहीं है कि क्या हो सकता है। और युद्ध में तो आप लोगों को अभी पता हुआ है कि यूक्रेन और रसिया में युद्ध चला, इसकी कोई जानकारी पिछली किसी को नहीं थी। कुछ भारतीय फंसे हुए हैं वहाँ पे यूक्रेन में, तो अगर उन लोगों को जानकारी होती तो वो लोग पहले ही आ जाते, लेकिन कोई अनुमान नहीं था। इसमें क्या आएगा कि जिनका पूर्व में कोई अनुमान ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनियमित उच्चावचन बोलते हैं, ऊपर नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, दैव उच्चावचन कहते हैं। तो ये की पॉइंट है, आपको ये बात याद रखनी है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 नंबर होना चाहिए, इसका नंबर सीरीज गलत हो गई। उसके बाद लिखा है कि कालमाला का विघटन क्या है। कि कालमाला के विघटन से आप क्या समझते हैं, कालमाला के संघटकों का अलग अलग अध्ययन किया जाए तो उसे कालमाला का विघटन कहा जाता है। तो मतलब कि किसी भी चीज़ को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अगर उसका अध्ययन करें तो हम लोगों को ज़्यादा सुविधा रहती है। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको पूरी स्टैटिक्स एक वीडियो में पढ़ाऊँ तो दिक्कत रहेगी, इसीलिए मैं अलग अलग चैप्टर के अलग अलग आपको विघटन करके पढ़ा रहा हूँ। तो ये बात है कालमाला के संघटक में आया है। कालमाला के संघटकों का अलग अलग अध्ययन करना क्या बोला जाता है, विघटन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि कालमाला के विघटन में गणितीय प्रतिरूप में उपयोग किया जाता है। तो गणितीय प्रतिरूप में कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं विघटन के लिए बता रहा हूँ। एक है योगात्मक प्रतिलोम और उसके बाद लिखा है गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन तो इसके वैसे ज़्यादातर आते नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये जो बात है आप लोगों को थ्योरी में कि इसको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, कैसे समझेंगे इसको। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आगे कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन जो आता है वो क्वेश्चन में ज़्यादा आता है कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन कितने प्रकार से किया जा सकता है, उसकी विधियाँ पूछी जा सकती हैं। तो पहली विधि कौन सी है, मुक्त हस्त वक्र विधि, तो फ्री हैंड कर्व मेथड्स, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अर्धमध्यक रीति। उसके बाद लिखा है चाल माध्य रीति, मूविंग एवरेज मेथड। उसके बाद लिखा है न्यूनतम वर्ग रीति। तो इन लोगों को हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो है पेपर जो है वो कठिन आते हैं एमसीक्यू में, तो आप लोगों को अंदर का पार्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इनके अंदर के पार्ट को कंप्लीट करने की। उसके बाद लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि मुक्त हस्त वक्र रीति। अब मैंने आपको बताया था कि मुक्त हस्त वक्र रीति को, इसमें लिखा हुआ है कि इसको बिंदु रेखीय रीति, ग्रुपिंग मेथड भी कहते हैं, या निरीक्षण द्वारा वक्र, अंत्योदक कर्व फिटिंग बाई इंस्पेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको लोगों को आप लोग देख लेना। उसके बाद लिखा हुआ है कि अर्धमाध्यक रीति में जैसे मान लो कि ये 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग आधे आधे में इसको भाग देते हैं, ठीक है। मतलब कि आधे आधे में इसकी माध्य जो है इनको टोटल करके इनका 3 में डिवाइड करें। जैसे कि 40 है, फिर 48 है, फिर 44 है, इनको डिवाइड करके जो माध्य निकलेगा उसको अर्धमाध्यक रीति कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि चाल माध्य रीति के प्रकार पूछे जाते हैं कि एक होता है विषम माध्य अवधि, एक होता है समावधि। जब विषम अवधि मतलब कि जैसे मान लो कि हम लोगों को कोई भी, जैसे मान लो ये साल है, इसमें ईयर दिए गए तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन सी है, सम माध्य रीति है। सम मतलब कि सम नंबर है, और अगर यही नंबर विषम हो जाए मतलब कि 7 आ जाए तो ये कौन सी है, विषम माध्य चाल रीति है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
आगे क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये पॉइंट है इसके। न्यूनतम वर्ग रीति, तो न्यूनतम वर्ग रीति को बोलते हैं यह दीर्घकालीन प्रवृत्ति को ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ रीति है। तो अगर इन 4 विधियों में पूछा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रीति जो है न्यूनतम वर्ग रीति, इसे को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये जो न्यूनतम वर्ग रीति है इसको निकालने के 3 वर्गों में बांटा गया है। सरल रेखीय प्रवृत्ति, उसके बाद है परावलय प्रक्रिय अथवा रेखीय प्रवृत्ति, उसके बाद लिखा है अर्ध लघुगणीय या फिर संगठकीय प्रवृत्ति। तो इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि इनके जो पार्ट हैं इनको याद करने की। अगर पेपर का मॉडल जो कठिन स्तर का दिया तो पूछा जा सकता है, अन्यथा तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जो है अब हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे कि जो है इसके कुछ मतलब कि एग्जाम्पल जो हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो न्यूनतम वर्ग रीति है इससे कुछ क्वेश्चन भी आ जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ तो आप लोगों के आ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में कोशिश है, मुझे आशा है कि मुश्किल है आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, आप लोगों में ये वीडियो जो चैप्टर है ये पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब कि थ्योरी में पूरा क्लियर हो जाएगा।